नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश कछारे। आज हम बात करेंगे गर्दन से जुड़ी हुई समस्या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, आज इस हमारे दैनिक जीवन में समस्या सबसे ज़्यादा देखने को क्यों मिल रही है। आज हम अगर बात करें तो यह हर तीसरे व्यक्ति में हमें यह समस्या देखने या सुनने को मिलती है। परंतु ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से लोगों में सबसे तेज़ी से बढ़ती जा रही है और यह समस्या धीरे धीरे गंभीर रूप लेती जा रही है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादातर उन लोगों में हमें देखने को मिलती है जो कंप्यूटर के काम से जुड़े हुए हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर के लोग हो गए, बैंकिंग सेक्टर के लोग हो गए, या जो कंप्यूटर में ऑफिशियली ज़्यादा वर्क करते हैं, या लोग बहुत ज़्यादा समय तक मोबाइल गर्दन झुका के चलाते रहते हैं। इन लोगों में यह समस्याएं हमें आमतौर पर आज ज़्यादातर देखने को मिलती है। परंतु ऐसा क्या कारण है कि इसकी वजह से यह समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्या होता है कि हम कंप्यूटर में जैसे काम करते हैं तो हमारी गर्दन में मसल्स में धीरे धीरे खिंचाव पड़ना चालू हो जाता है, और मसल्स में खिंचाव पड़ने की वजह से यह होता है कि हमारी मसल्स इंजरी होना चालू हो जाती है। और मसल्स में जब इंजरी चालू हो जाती है तो हमारी बॉडी का एक फिनोमिना होता है कि वह उसे हीलिंग करना चालू करती है। और जब वह हीलिंग करना चालू करती है तो वहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे मिनरल्स को वहाँ पर मसल्स के अंदर ला के स्टोर करना चालू करती है। जब वह मसल्स के अंदर इन्हें स्टोर करना चालू कर देती है तो वह इतना ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्टोर हो जाता है कि मसल्स में धीरे धीरे फाइबर्स बंडल बनना चालू हो जाते हैं, और फाइबर्स बंडल बनने की वजह से मसल्स में टाइटनेस बढ़ना चालू हो जाती है। अब हम ये बात करेंगे कि मसल्स क्या हमारी इतनी कमज़ोर हो गई जिसकी वजह से मसल्स में इतनी जल्दी इंजरी हो जा रही है, या हमें कोई चोट नहीं लगी है, कुछ नहीं हुआ, मसल्स में इंजरी कैसे हो रही है। तो मसल्स में इंजरी होने का मुख्य कारण यह है कि मसल्स में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी होना, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में कमज़ोरी होती है और हड्डियों में कमज़ोरी होती है। क्योंकि हमारी मसल्स को, लिगामेंट को और हड्डियों को ताकत देने के लिए यही सबसे मुख्य दो मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में, लिगामेंट में और हड्डियों में ताकत बढ़ती है। कैल्शियम और विटामिन डी की वजह से हमारी मसल्स में ताकत रहती है। क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा बराबर होती है तो हमारी मसल्स को यह ताकत देती है, हड्डियों को ताकत देती है और लिगामेंट को ताकत देती है, जिससे इनकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बराबर होती है। जब इनकी मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होने लगती है तो हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, लिगामेंट कमज़ोर होने लगते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें कमज़ोर होना चालू हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी मसल्स में इंजरी होती है। और जब मसल्स में इंजरी होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वह एक फिनोमिना धीरे धीरे, जब हमारी बॉडी में विटामिन D3 और कैल्शियम की जब कमी होने लगती है तो क्या होता है कि हमारी बोन्स, मसल्स और लिगामेंट, ये तीनों हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जो हमारी बॉडी को एक्टिविटी करने में सहायक होते हैं, ये कमज़ोर होना चालू हो जाते हैं। और जब ये तीनों कमज़ोर होने लगते हैं तो मसल्स में, बोन्स में और लिगामेंट में हमारी इंजरी होना चालू हो जाती है। जब मसल्स में इंजरी होती है तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी का एक फिनोमिना होता है कि जब इंजरी होती है तो वह धीरे धीरे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के पदार्थों को हमारे शरीर में स्टोर होना चालू कर देती है। परंतु ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारी मसल्स में विटामिन D3 और कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आज क्या है कि हम लोग एसी वाले जीवन में जी रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमें सूरज की रोशनी नहीं मिल पाती है। सूरज की रोशनी नहीं मिल पाने की वजह से हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है। खान पान में बदलाव होने की वजह से भी हमारे शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर की मसल्स कमज़ोर होना चालू हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हमारी मसल्स में इंजरी होती है और वहाँ पर मसल्स में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जमा हो जाता है तो मसल्स में धीरे धीरे टाइटनेस बढ़ना चालू हो जाती है। जब मसल्स में धीरे धीरे टाइटनेस बढ़ना चालू हो जाता है तो यह होता है कि हमारी
जो बोन्स होती है, स्पाइनल बोन्स, वो धीरे धीरे पास आना चालू होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्पाइनल बोन्स के बीच में एक डिस्क होती है, वो डिस्क के ऊपर दबाव पड़ना चालू हो जाता है, और वो डिस्क की जो दबाव की वजह से झिल्ली फट जाती है, और फटने की वजह से डिस्क का जो लिक्विड होता है वह निकल कर बाहर आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन करना चालू कर देता है। अब यह कई बार ऐसा होता है कि एक साइड कंप्रेशन होता है, जिसे हम वन साइड कंप्रेशन कहते हैं, या दोनों साइड कंप्रेशन करना चालू कर देता है, जिसको हम ट्रांसवर्स नर्व रूट कंप्रेशन कहते हैं। अब यह ट्रांसवर्स नर्व रूट कंप्रेशन चालू करता है तो हमारे दोनों हाथों में और दोनों हमारे लेफ्ट और राइट साइड में समस्याएं क्रिएट करना चालू कर देता है। जब कंप्रेशन बढ़ता है और उसकी वजह से हमारी ट्रांसवर्स नर्व रूट या वन वे रूट कंप्रेशन चालू होता है, तो क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आते हैं, उन सिग्नल्स को यह डिस्टर्ब करना चालू कर देते हैं, और उसके डिस्टर्बेंस की वजह से यह होता है कि हमारे हाथों में झुनझुनी आती है और जलन आती है और मसल्स में पेन आना चालू हो जाता है, और धीरे धीरे मसल्स पैरालाइज्ड की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है। अब यह सिग्नल्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें दो पाथवे होते हैं, अपरेंट और डिफरेंट पाथवे। तो उसमें क्या होता है कि जब कंप्रेशन बढ़ना चालू हो जाता है तो जो सोडियम पोटेशियम के चैनल्स होते हैं उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट होना चालू हो जाता है, और उसकी वजह से यह होता है कि जो सिग्नल्स प्रॉपर एक वे में जाना चाहिए वो प्रॉपर एक वे में न जाकर डिस्टरबेंस के साथ जाना चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में झुनझुनी चींटी चलने जैसी हमें फीलिंग आना चालू हो जाती है। वह उसी का कारण होता है जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है वो डिस्टर्ब होना चालू हो जाते हैं, और जब वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल चालू होना चालू हो जाते हैं तो मसल्स में हमारी पावर धीरे धीरे कम होती है, और उसकी वजह से हमारे मसल्स में टाइटनेस बढ़ना चालू हो जाता है। अब वह सिग्नल्स इतने डिस्टर्ब हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो पार्ट है उसमें हीटिंग बढ़ना, गर्मी बढ़ना चालू हो जाती है, और उसकी वजह से हमें जलन होना चालू हो जाती है। अब वह जलन होती है उसकी वजह से यह होता है कि मसल्स का जो पावर होती है वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होती है, और डिस्टर्बेंस की वजह से हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियाँ होती है, उसमें कमजोरी आना चालू हो जाती है। जब वो कमजोरी आना चालू हो जाती है तो हमारी मसल्स टाइट होना चालू हो जाती हैं। जब आपकी मसल्स टाइट हो जाती है तो मसल्स में धीरे धीरे ताकत खोना अपना चालू कर देती है, और मसल्स धीरे धीरे पैरालाइज्ड की तरफ बढ़ना चालू हो जाती है। यह समस्या आज के समय में ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिल रही है, या कंप्यूटर वर्कआउट करते हैं उन लोगों में देखने को मिल रही। साथ ही साथ जो घरेलू लोग होते हैं, जैसे महिलाएं हो गई, जिनका किचन में ज़्यादातर वर्क होता है, जो स्टिचिंग का काम करते हैं, या लोग जिनकी बेड हैबिट होती है सोने या बैठने की, जैसे कि बेड में हम लेटे हुए और हम 3-4 तकिए एक साथ लगा के सोते हैं, या सोफे में बैठे हैं हम उसमें लेटे हुए तो हम 2-3 कुशन लगा के सोते हैं। उसकी वजह से भी क्या होता है कि गर्दन में कंटिन्यू खिंचाव होता है, और खिंचाव की वजह से सेम प्रोसेस होना चालू हो जाती है और मसल्स में इंजरी होती है। यही स्टिचिंग करने वाले लोगों में भी ये समस्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यह तो हो गई किन कारणों से समस्या होती है, परंतु इसके क्या क्या नुकसान है। तो इसकी वजह से हमारे हाथों में झुनझुनी आना, जलन होना, दर्द आना, मसल्स का धीरे धीरे पैरालाइज्ड हो जाना, या टोटल नर्व रूट कंप्रेशन होना, जिसकी वजह से हमारी टोटल मसल्स कंप्रेस हो जाती है और वह हमारे पैरालाइज्ड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम मोनोप्लेजिया या हेमीप्लेजिया कहते हैं, या किसी किसी को ट्राइप्लेजिया में भी धीरे धीरे क्वाड्रिप्लेजिया में कन्वर्ट हो जाती है। परंतु यह एक बहुत गंभीर समस्या हो जाती है, जिसमें कि ट्रांसवर्स नर्व रूट कंप्लीट को कंप्रेशन हो जाता है। इसके कई पार्ट होते हैं, जैसे कैनाल स्टेनोसिस, PIVD, यह पार्ट होते हैं जिसकी वजह से नर्व कंप्लीट कंप्रेशन हो जाती है, और उसके लिए फिर हमें सीधे ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ऑपरेशन होता है। तो यह धीरे धीरे क्वाड्रिप्लेजिया में कन्वर्ट होना चालू हो जाती है। यह समस्याएं बढ़ती है, परंतु यह गंभीर समस्या है। जब आपको शुरुआत होती है तभी आप ध्यान दें इन सब चीज़ों पे, कि हमारी नसों में झुनझुनी आना चालू हुई है, या दर्द आना चालू हुआ है,
या जलन होना चालू हुई है तो आप आपके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। साथ ही साथ आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी संपर्क करें, जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने फिजिकल मोडिलिटीज़ और एक्सरसाइज के माध्यम से आपका इलाज करता है। तो आज हम इस पे भी चर्चा करेंगे कि फिजियोथेरेपी में क्या मोडिलिटीज़ होती है और क्या इसका इलाज होता है। तो फिजियोथेरेपी में इसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी मशीन होती है, जिससे आपकी मसल्स को हिट करने के लिए दिया जाता है, जो रिमॉडलिंग का काम करती है, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन करके वहाँ पे वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है इसको रिमॉडलिंग करती है। उसके बाद में एक ट्रैक्शन मशीन होती है जो लगाई जाती है और आपकी जो मसल्स में टाइटनेस आ गई उसको रिलीज़ करने का काम करती है। उसके बाद में डॉक्टर्स जो होते हैं फिजियोथेरेपिस्ट वो आपको एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें आपकी एससीएम मसल्स की स्ट्रेचिंग हो गई, ट्रेपेजियस मसल्स की स्ट्रेचिंग हो गई, आर्य मसल्स की स्ट्रेचिंग हो गई। इन सारी मसल्स की स्ट्रेचिंग करवाने के बाद में आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, जो आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक टाइप की होती है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज तो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में ये होता है कि आप अपने सिर पे हाथ ऐसे लगाओगे या डॉक्टर्स करवाते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में ये होता है कि डॉक्टर्स आपके सिर को जो आपकी होती है उसको आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज में डॉक्टर्स ये होते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जब आपको करवाते हैं तो उसमें यह होता है कि डॉक्टर्स आपके पोस्चर को बराबर करेक्ट करते हैं। उसके बाद में आपके गर्दन जो सिर होता है, सिर को अपने हाथों से पकड़ते हैं और आपको प्रेशर लगाने को बोलते हैं और वो डॉक्टर अपने हाथ से आपके सिर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। उसको 5 to 10 सेकंड होल्ड करना होता है। उसके बाद में रिलैक्स करते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपके सिर के पीछे की साइड में लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। उसके बाद में 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है। उसके बाद में रिलैक्स, फिर उसके बाद में सेम साइड में, फिर उसके बाद में राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, ऐसे करके एक पूरा सर्कल बनता है और वह आइसोमेट्रिक नेक की एक्सरसाइज करवाई जाती है। उसके साथ ही साथ आपका जो शोल्डर की ट्रेपेजियस मसल्स होती है उसकी आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें डॉक्टर्स आपके शोल्डर्स को नीचे प्रेस करता है और आपको शोल्डर्स को ऊपर उठाना होता है। उसके बाद में शोल्डर विंग की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें डॉक्टर्स प्रेशर लगाता है और आपको अपोजिट साइड में उसका प्रेशर लगाना होता है। जो एक्सरसाइज मैंने बताई है आप यह डायग्राम्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से डायग्राम्स में एक्सरसाइज करवाई जाती है। अब इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आपको पोस्चर आपका करेक्ट करना है। उसके बाद में आप जितना हाथ से प्रेशर आपके सिर पे लगाओगे उतना ही प्रेशर आपको सिर से हाथ पे लगाना है। उसको 5 to 10 सेकंड होल्ड करना है, रिलैक्स, फिर उसके बाद में फिर रिपीट। ऐसे 5 to 10 सेकंड एक पूरा सर्कल बना के एक्सरसाइज आपको करनी है। ये ध्यान देना है। यह एक्सरसाइज के बाद में डॉक्टर्स आपको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड के बाद में एक आईएफटी मशीन होती है जो इंटरफेरेंशियल करंट होता है, वह आपकी मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देने का काम करता है, जिससे आपकी मसल्स में ताकत आती है और आपका दर्द धीरे धीरे ख़त्म होता है। और इसके साथ ही डॉक्टर्स आपको एक मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती है, उसके द्वारा आपकी स्पाइनल बोन्स को करेक्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से आपकी जो डिस्क में कंप्रेशन आ रहा है या टाइटनेस आ रही है उसको हीलिंग करने का काम किया जाता है। तो यह जो मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन की टेक्निक है यह आप खुद से ना करें, ना किसी से करवाएं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। यह डॉक्टर्स की निगरानी में डॉक्टर से ही किया जाना चाहिए। यह आवश्यक जानकारी है, ध्यान रखें इस बात को। तो आज हमने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के ऊपर चर्चा करी है। इसके साथ ही अब मैं जाने की इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।